यूपीएससी के लिए आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। यूपीएससी में वो प्रश्न जरूर आते हैं जो किसी ना किसी कारण से करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। और ये जो आज हम अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह भी करंट में बनी हुई है। और करंट में रहने के पीछे के इसके दो कारण हैं। पहला कारण है तंजानिया के उत्तर में स्थित नेट्रॉन लेक और एशिया की मृत सागर वाला एरिया। इन दोनों के चर्चा में होने की वजह से अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी भी चर्चा में आ गई है, क्योंकि इन दोनों झीलों का संबंध अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी से ही है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे यूपीएससी प्री में भी काम में आ जाए, साथ ही साथ यूपीएससी मेंस में भी काम में आ जाए। आइए थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, फिर मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से हम इसका कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। ये है अफ्रीका महाद्वीप, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह चारों गोलार्धों में मिलता है, ऑल हेमिस्फीयर में इसकी टेरिटरी जो है वो पाई जाती है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, यहाँ तक कि समय रेखा भी इससे होकर गुजरती है। और जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को काटते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ गिनी की खाड़ी का स्थित है। यहाँ पे वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ऐसी बेसिक चीज हमने समझी थी। अब मुद्दा यह है कि जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है वो किस एरिया में पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। वो पड़ती है इस वाले एरिया में। ये अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि। इसी पूर्वी उच्च भूमि में स्थित है तुम्हारी महान भ्रंश घाटी। कुल मिला के अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि अगर हमको पढ़ना है तो महान भ्रंश घाटी भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो अफ्रीका है ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। इतना बड़ा महाद्वीप है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर की जानकारी अकेला इकट्ठा करना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं होता। और एक अवधारणा बन चुकी है जिसकी अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसको हम अंध मान लेते हैं। जैसे अगर किसी की भगवान है या नहीं और नहीं है और जानकारी नहीं हो पा रही तो बोलेंगे अंधविश्वास है प्रभु। ऐसे ही ब्रह्मांड में ब्लैक होल, उसको ब्लैक क्यों माना गया? क्योंकि उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार से इस महाद्वीप को पूरी तरह से अकेले जाना ही नहीं जा सकता, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इसको खोजा था डेविड लिविंगस्टोन ने। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है। इसमें सभी प्रकार के स्थल स्वरूपों की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसे इस वाले एरिया में है सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 13 देशों में फैला हुआ है। ठीक उसके नीचे ये जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है ये है कांगो के जंगल। कांगो एक नदी है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है और यह कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश के धार से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ठीक इसी प्रकार से दक्षिण एरिया में, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण एरिया में एक नदी है लिम्पोपो नदी, जो मापुते की खाड़ी में जाकर गिरती है मोजाम्बिक चैनल में, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से कांगो या इसको मैं कहूँ जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चूंकि यह नदी है और यह विषुवत रेखा के पास है तो वर्षा भी काफी ज्यादा होगी, तो बड़े बड़े जंगल होंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है कांगो के वन। यानी ये वाला जो एरिया है ये हरियाली का एरिया है। अगर इस हरियाली के एरिया से हम सहारा की तरफ जाएंगे तो मरुस्थलीकरण बढ़ता जाएगा। सहारा के भी 2 भाग हैं, एक अर्ग है और एक हमादा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ इन दोनों में से कौन सा रेतीला है और कौन सा पथरीला है। मैं भी देखूं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। मैंने बताया है आपको मैपिंग में। तो जैसे जैसे हम जंगल से सहारा की तरफ जाएंगे, मरुस्थल की तरफ जाएंगे, तो स्वाभाविक है जो हरियाली है उसमें कमी आती जाएगी। और मैप में आप देख भी रहे हो कि जहाँ पे मैंने ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे हरियाली ज्यादा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो हरियाली खत्म होती जा रही है। और साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रेतीला कलर, रेत जैसा कलर दिख रहा है, यानी कि ये मरुस्थल है। पर सोच कर देखो, अगर मैं कहूँ कि सहारा मरुस्थल से आप जंगलों की तरफ जाओगे तो मरुस्थल कम होता जाएगा और जंगल बढ़ते जाएंगे, या फिर जंगल से सहारा की तरफ जाओगे तो जंगल कम होते जाएंगे, मरुस्थल बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जो ना तो पूरी तरह से मरुस्थल है और ना ही पूरी तरह से जंगल है। यानी कि ना तो वो पूरी तरह से शुष्क है और ना ही वो पूरी तरह से आर्द्र है। तो ऐसा क्षेत्र जो दोनों के बीच का क्षेत्र हो उनको कहा जाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो यह अर्ध शुष्क क्षेत्र जो सहारा और कांगो के जंगलों के बीच में मिल रहा है इसको अफ्रीका में साहिल कहते हैं। अब यूपीएससी में अगर पूछा जाए कि साहिल क्या है तो एक संक्रमण क्षेत्र है जो सहारा मरुस्थल और कांगो वनों के बीच में प्राप्त हो रहा है।
कॉमन सेंस ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि साहिल के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, पॉइंट समझने की कोशिश करना, अगर साहिल के क्षेत्र में वृद्धि होगी तो इसके दो अर्थ निकलेंगे, या तो सहारा मरुस्थल में कमी हो रही है या फिर कांगो के वनों में कमी हो रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि साहिल के क्षेत्र में कमी हो रही है तो इसके भी दो अर्थ निकलेंगे, या तो कांगो के वनों में विस्तार हो रहा है या फिर मरुस्थल में विस्तार हो रहा है। जो ये कमी वाला पॉइंट है ये यूपीएससी आपसे पूछेगा कि यदि साहिल के क्षेत्र में कमी होती है तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। तो पहला इंपैक्ट ये हो सकता है कि अगर ये वाला क्षेत्र कम होगा तो हो सकता है कि ये जो कांगो के वन है इनमें विस्तार हो जाए। अब कांगो के वनों में विस्तार होने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही हो, जहां वर्षा का पैटर्न बदल रहा हो, जिस दुनिया में रोज अखबार छपते हों, हजारों पेड़ कटते हों, लाखों करोड़ों पेड़ कटते हों, उस दुनिया में जंगल का विस्तार कैसे रोका जा सकता है, उस दुनिया में जंगल का विस्तार कैसे किया जा सकता है। उदाहरण ले लो, छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? जिससे कोयले का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बक्सवा के जंगलों के काटने की बात उठी थी। क्यों उठी थी? जिससे हीरे का खनन किया जाए। तो इस दुनिया में पेड़ तो कम लगाने वाले हैं, काटने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि दिमाग पूंजीवादी हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम करना है। कोयला इसीलिए निकालना है जिससे बिजली बने और एसी चले। हीरे इसीलिए निकालना है जिससे लोगों के उंगली और गले में आभूषण टंगे। पर हम ये भूल गए कि अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो ये पेड़ जो हैं वो दो काम कर रहे हैं। पहला तो CO2 जो अतिरिक्त गाड़ियों से निकल रही है, विद्युत प्लांट से निकल रही है, उसको सोख कर अच्छी ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं, जिनको हम ले रहे हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा और हम बिल्कुल वैसे ही दम घुट के मरेंगे जैसे कोरोना में मरे थे ऑक्सीजन के अभाव में। तो याद रखना है कि पेड़ों का एक महत्व तो वायु से संबंधित हो जाएगा, पेड़ों का दूसरा महत्व है जमीन से संबंधित। जैसे तो फिर जमीन का जो बंजरपन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन की मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। और जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां अगर पानी की बूंद ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो सीधे जमीन पर नहीं गिरती, जिससे कि उसमें स्प्लैश या सीट किसी प्रकार का इरोजन नहीं होता और अवनालिका अपर्दन नहीं हो पाता है, रेवाइंस बिहड़ीकरण नहीं बन पाते हैं। तो पेड़ होते हैं तो एक तो पानी की बूंद उनके पहले पत्तों पे गिरेगी, फिर पत्तों से नीचे आएगी, तो मृदा का अपर्दन कम होगा। और प्लस जब भी वो पानी की बूंद मिट्टी के ऊपर गिरेगी तो उसको जड़ों ने पकड़ के रखा हुआ है। अगर हम पेड़ काट देंगे तो मृदा का अपर्दन बढ़ जाएगा, पहली बात। अब मृदा का अपर्दन बढ़ेगा तो उसकी भी एक समस्या है। पूरी दुनिया में जो लोग खाना खा रहे हैं वो खेतों से ही खाते हैं, पर जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है और मृदा अपर्दन होता जा रहा है तो खेत जो उत्पादन ज्यादा कर रहे थे वो कम करेंगे। और जनसंख्या बढ़ने से लोग अब न्यारे हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं। तो जिस खेत में पहले फसल उत्पादन होता था, अब न्यारा या न्यूक्लियर फैमिली बनाने के चक्कर में उस खेत में अब प्लॉटिंग का काम हो रहा है। तो जिन आपने देखा होगा गाँव में, जिन खेतों में आप लोगों ने फसल होती हुई देखी होगी, आज उन खेतों में प्लॉटिंग देख रहे होगे आप। तो जब सब खेतों में प्लॉटिंग ही हो जाएगी तो फसल कहाँ पर करोगे। और दूसरा, जो बची हुई मृदा है उसमें तो अपर्दन हो गया। अपर्दन क्यों हो गया? क्योंकि हमने पेड़ काट डाले। और जब वो अपर्दन हो जाएगा तो बीहड़ हो जाएगा, और फिर जहाँ पेड़ नहीं रहेंगे वहाँ वर्षा नहीं होगी। और जिस क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए वो मरुस्थल हो जाता है। जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी एरिया थार का मरुस्थल, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। पेड़ क्या करते हैं? वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो अब राजस्थान की सरकार अरावली के समानांतर कई सारे पेड़ों को लगाने की बात कर रही है, जिसे ग्रीन वॉल कह रहे हैं। वहां सरकार चाह रही कि अब राजस्थान के थार के मरुस्थल का विस्तार और राजस्थान में ना हो, इसीलिए उसको रोकने के लिए ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। हाईवे के किनारे ग्रीन मफलर लगाए जा रहे हैं। जो आप हाईवे पर बीच पर पेड़ लगे देखते हो, वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी के घर्षण से, टायरों के घर्षण से जो आवाज उठती है उसको सोख लेते हैं। तो जो हाईवे के बीच में आप पेड़ लगे हुए देखते हो, पौधे लगे हुए देखते हो, वो एक्चुअली ग्रीन मफलर का काम करते हैं। और ग्रीन मफलर का काम होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। तो हमें समझना होगा कि इसका क्या महत्व है। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये वाला जो महासागर है ना, एस आकार का, इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। तो अगर अंध महासागर बोला जाए तो अटलांटिक हो जाएगा, और अंध महाद्वीप बोला जाए तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसको दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप में अंतर है, किसी को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। बेस बन गया था। हम क्या बात कर रहे हैं? पूर्वी उच्च भूमि की। अब पॉइंट फिर से समझो।
हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कहाँ है? इस पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है यहाँ पर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी उच्च भूमि कहलाता है, उठा हुआ भाग है। और इसी पूर्वी उच्च भूमि की वजह से यहाँ सोमालिया में आप देखेंगे तो ओगाडेन मरुस्थल बना हुआ है, क्योंकि हाइट अलग ज्यादा होने से जो तापीय जो विसंगति है उसकी वजह से यहाँ पर एक जेट उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं फिलिंडर जेट। तो फिलिंडर जो जेट है वो सोमालिया से उत्पन्न होती है, जिसे हम सोमाली जेट के नाम से भी जानते हैं। और यह भारत के मानसून को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है इस एरिया में ज्यादा है, जिसकी वजह से सोमालिया के पूर्वी क्षेत्र में ओगाडेन मरुस्थल का निर्माण हुआ है। वो हमने आपको पढ़ाया था अफ्रीका के महाद्वीप में मैपिंग कराते समय। पर जो ये पूर्वी उच्च भूमि है, ईस्टर्न हाईलैंड है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? समझिए। पूर्वी उच्च भूमि का जो ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जो मैं लाल रंग से बना रहा हूं ये वाला, इसको कहते हैं इथोपिया की उच्च भूमि। यानी पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग इथोपिया उच्च भूमि कहलाता है। और इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो है रासदान। इथोपिया की उच्च भूमि की हाईएस्ट चोटी है रासदान। ठीक इसी प्रकार से पूर्वी उच्च भूमि का जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला दक्षिण वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूर्वी उच्च भूमि का, इसको कहते हैं ड्रैकेंस पर्वत। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पूर्वी उच्च भूमि का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्रमुख रूप से पठारी भाग है, और जो पूर्वी उच्च भूमि का निचले वाला हिस्सा है ये प्रमुख रूप से पर्वत भाग है। इस ड्रैकेंस पर्वत से जुड़ा हुआ था हमारा भारत का अरावली का क्षेत्र, ऐसा माना जाता है। ये विसंगतियां हैं। इस ड्रैकेंस पर्वत के इस पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, जिसे ऑरेंज नदी कहते हैं। और इस ऑरेंज की सहायक है वॉल नदी, जो अभी चर्चा में है। यहीं पर ओग्रे भी जलप्रपात है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा रेखा बनाती है। अब आपको वॉल नदी पर काम करना है, प्री में कहीं ना कहीं है पूछा जरूर जाएगा, जो कि हमने मैपिंग में आपको करा ही दिया है। तो कुल मिला के पूर्वी उच्च भूमि का कॉन्सेप्ट यहां तक हमको समझ में आ गया कि पूर्वी उच्च भूमि के दो हिस्से हैं। अब जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली हम कर रहे हैं, यह प्री की दृष्टि से भी देखेंगे और साथ ही साथ मेंस की दृष्टि से भी देखेंगे। प्री में जितने भी इसके डायमेंशन हो सकते हैं वो तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे। मेंस में दो डायमेंशन समझ लेंगे, एक तो प्रभाव और कारण। ये दो अलग से हमको इसके कुछ पॉइंट बनाने पड़ेंगे। बाकी प्री के तो सेम फैक्ट जो हो सकते हैं उन फैक्टों पर हमें चर्चा करनी है। चलिए, चर्चा पहली ये है कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। कौन? अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो इसका पहला कारण है नेट्रॉन लेक। ये है नेट्रॉन झील। इसको नेट्रो झील भी पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा नेट्रॉन, एन साइलेंट भी कर सकते हैं, नेट्रो झील भी हो सकता है। तो ये जो नेट्रो झील है यह भ्रंश घाटी में स्थित है, तंजानिया के उत्तर पूर्व में। यानी तंजानिया का जहां एंडिंग पॉइंट है वहां पर इसको बनाया, यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और यह एक भ्रंश घाटी में निर्मित झील है। झील कई प्रकार की होती है। अगर ग्लेशियर में रहे तो ग्लेशियर झील कहलाती है। अगर उल्का पिंड से बने तो उल्का पिंड झील कहलाती है। अगर ज्वालामुखी के डब्बे में बन जाए तो क्रेटर या कॉल्डेरा झील कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर भ्रंश में पानी भर जाए तो भ्रंश झील कहलाती है। तो ये जो नेट्रॉन झील है ये भ्रंश झील है। अभी कुछ सालों से इसलिए चर्चा में है ये झील क्योंकि यह पूरी तरह से लवड़ी होती जा रही है। इसकी लवड़ीता का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई पक्षी जानवर अगर इसमें अगर उतरना चाहे तो इस प्रकार से पत्थर जैसा बन जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्थर बन रहा है, पत्थर जैसा बन जा रहा है। एक नमक की परत सी चढ़ जाती है जिससे उसको फिर बाद में उड़ने का मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर इसमें लोग जी नहीं पा रहे हैं। पर एक पक्षी ऐसा भी है जो इसमें आकर जीता है। हालांकि जो नेट्रॉन लेक है वो लाल कलर की ऐसे दिखाई देती है और इसमें एक पक्षी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है जिसको नाम है फ्लेमिंगो। उसे नमकीन पानी बहुत पसंद है। तो यूपीएससी इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दे सकता है कि शायद फ्लेमिंगो के अलावा और कोई इसमें जीवित नहीं रह पाएगा। तो फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी है। तो इसकी वजह से हमारी चर्चा में है अफ्रीका की रिफ्ट वैली। अब पूरा फोकस करते हैं अफ्रीका की रिफ्ट वैली की तरफ कि आखिरकार अफ्रीका की रिफ्ट वैली है क्या। अफ्रीका की रिफ्ट वैली है क्या, उससे पहले समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है वो बनी कैसे है। क्या होता है रिफ्ट वैली, यानी कि दरार होती क्या है। आप ऐसे समझिए सभी लोग कि सपोज करो कि मैंने ये पृथ्वी ले ली, ऐसे ये पृथ्वी का एक पार्ट यूं ले लिया। ये है सतह, है ना। अब थोड़ा समय कम है तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं मानता हूं कि
आप लोग तैयार हैं कुछ हद तक। और ये पृथ्वी की सतह से अगर हम ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आप बोलोगे कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रहे हो। और पृथ्वी के केंद्र में जब भी हम आते हैं तो तापमान बढ़ता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तापमान ज्यादा हो जाएगा तो चट्टानें पिघल जाएंगी। और अगर चट्टानें पिघल जाती हैं तो उस तरल पदार्थ को जो पिघल चुका है पृथ्वी के अंदर, उसको मैग्मा कहा जाता है। सीधी सी बात है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों का तरल पदार्थ मिलता है उसको मैग्मा कहते हैं। और सपोज करो कि वो मैग्मा यहां पर मिल रहा है तो इसे हम मैग्मा चेंबर कहेंगे। और जब इस मैग्मा चेंबर से जो तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर भाग रहा होता है तो इसके पीछे का कारण है ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता के कारण ही, क्योंकि तापमान अधिक से कम की ओर ताप प्रवणता बल काम करता है, संवहन धारा के रूप में, कन्वेक्शनल करंट के रूप में यह गर्म गलित पदार्थ ऊपर की ओर भागता है। और ऊपर की ओर भागकर यह सतह पर निकलने का प्रयास करेगा, पर सतह चूंकि कठोर है तो पहले टकरा के ये इधर की ओर भागेगा और कुछ इधर की ओर भागेगा। तो जो ऊपर की ओर उठ रहा है संवहनी धारा, इसको हॉट प्लूम कहते हैं। जो इस प्रकार से तिरछा हो गया इसको लेटरल प्लूम कहते हैं। वो जो वापस मैग्मा चैम्बर में आ रहा होता है इसे कोल्ड प्लूम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक तनाव काम कर रहा होता है और ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाने का प्रयास करती हैं। अब अगली कंडीशन ये बनती है कि जो प्लेटें हैं उनमें दरार उत्पन्न हो जाती है और ये जो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही थी उनमें विपरीत जाने का कार्यक्रम चालू रहता है। और जो अंदर का मैग्मा है वो ऊपर इस प्रकार से आएगा और इस दरार से होते हुए थोड़ा सा इस प्लेट के ऊपर बिछेगा, थोड़ा सा इस प्लेट के ऊपर बिछेगा और ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। तो ये जो यहाँ पर बन चुका है पर्वत जैसी संरचना, इसको कटक कहते हैं। तो ये भी कटक कहलाएगा। और इन दोनों कटकों के बीच में, इंग्लिश में रिज कहा जाता है इनको, इन दोनों कटकों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसी को भ्रंश कहते हैं। और भ्रंश जो बना हुआ यही भ्रंश घाटी कहलाएगी। कुल मिला के अगर दो जमीन के ऐसे टुकड़े कर दें तो बीच में जो गैप हो गया वो भ्रंश कहलाता है। क्लियर है ये बात? आप लोगों ने कभी जोमैटो या स्विगी का प्रचार देखा हो, वो पिज्ज़ा तोड़ते हैं तो जब पिज्ज़ा तोड़ेंगे तो बीच का हिस्सा टूट कर और अंदर से चीज़ जो है वो नीचे गिर रहा होता है। तो जो बीच में गैप हुआ है वही भ्रंश है। तो भ्रंश क्या है, भ्रंश घाटी क्या है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। याद रखना कि जब दो प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे के पास आके टकराती हैं तो इसे संपीड़न कहते हैं। और जब एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो इसे तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो ये जो एक दूसरे के विपरीत जा रही है तनाव बल के कारण है। तो तनाव बल से जो बनता है उसे भ्रंश कहते हैं। और संपीड़न से जो बनता है वो सामान्यतः बलन होता है। संपीड़न से भ्रंश भी बन सकते हैं पर सामान्यतः बलन बनेगा। इसीलिए भ्रंश घाटी किससे बनती है? तनाव से। बलन किससे बनते हैं? संपीड़न से। ये दोनों किससे बने हैं? संवहनी धाराओं से। ये प्लेट टेक्टोनिक में सिद्ध हुआ है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कटक है, इन दोनों कटकों के बीच में भ्रंश आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है भ्रंश घाटी। अब इसी भ्रंश घाटी को हम वापस से और समझने का प्रयास करेंगे। आप ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है ना लाल रंग से, ये इस प्रकार से अलग हुआ और ये एक लाइन तुमको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही। एक समय ऐसा था कि ये जो यहाँ पे लिखा है अरेबियन प्लेट, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, पर अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया। तो जब भी किसी स्थल मंडल में कोई क्रैक आएगा और उसके आसपास अगर जल राशि भरी हुई है तो उस स्थान पर पानी आकर भरेगा। वही पानी यहाँ पर लाल सागर और अदन की खाड़ी के रूप में हमें दिख रहा है। अगर इस प्लेट को, जिसे मैं अरेबियन प्लेट कह रहा हूं, ऐसे पकड़ के मैं ऐसे चिपका दूं तो लाल सागर गायब हो जाएगा, गल्फ ऑफ खाड़ी गायब हो जाएगी। पर एक समय पहले ये चिपके हुए थे। कितने समय पहले? आज से 30 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आज से 30 मिलियन साल पहले ये जो अरेबियन प्लेट आप देख रहे हो ये अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी और ये रेड सी और अदन की खाड़ी नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब रेड सी और अदन खाड़ी का जन्म आज से 30 मिलियन साल पहले हुआ है। तो जब भ्रंशन हो रहा होगा इस अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में तो उस भ्रंशन से 3 टुकड़े बने। एक बहुत बड़े विद्वान हुए टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने कहा था कि जमीन के टुकड़ों को प्लेट कहा जाएगा। सीधी सी बात है, स्थल मंडल को, लिथोस्फीयर के जो टुकड़े हैं उनको प्लेट कहेंगे। तो मैं स्थल मंडल को जमीन मान लेता हूं। तो ये जो अफ्रीका बहुत पहले जुड़ा हुआ करता था अब उसमें टूटना शुरू हुआ। एक आज से 30 मिलियन साल पहले टूटा और वर्तमान में ऐसा दिख रहा है। तो एक टुकड़े को हमने कह दिया अरेबियन प्लेट,
ये स्थलमंड के टुकड़े हैं। किसने कहा है? टूसो विल्सन ने। अब बचा हुआ जो भाग है वो ये वाला टूटने वाला है। तो उसमें से जो अगला टूटकर अलग होगा, जो इधर की दिशा में भाग रहा है हिंद महासागर की तरफ, इसका नाम है सोमाली प्लेट। और जो अफ्रीका की मुख्य भूमि की तरफ रह गया, जो उधर की ओर भाग रहा है, उसका नाम है नूबियन प्लेट। तो जो नूबियन प्लेट है वो वास्तव में अफ्रीका की बड़ी मुख्य भूमि रह जाएगी, और उससे जो अलग हो जाएगा वो है सोमालिया वाला हिस्सा। इसमें कई सारे देश शामिल होंगे। इसमें इथोपिया शामिल हो जाएगा, तंजानिया शामिल हो जाएगा, सोमालिया शामिल हो जाएगा, इत्यादि देशों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा जब भविष्य में यह महाद्वीप बनेगा। और इसको बनने में 10 से 20 मिलियन साल लगेंगे, है ना। हाल फिलहाल की घटना नहीं है, लेकिन यह है कि भविष्य में एक नया महाद्वीप खुलने वाला है। और जब यह महाद्वीप खुलेगा तो कॉमन सेंस वाली बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये वाला, तो यहां से पानी ऐसे आएगा और इस गैप में भरना शुरू होगा, ऐसे इस गैप में ऐसे भरना शुरू होगा। आपको दिख रहा है? जब यह इस प्रकार से पानी भर रहा होगा तो ये वाला जो नया महाद्वीप बन चुका है, अब इस महाद्वीप के इधर जाएंगे तो क्या है? हिंद महासागर। और इस महाद्वीप के इधर जाएंगे तो ये कौन सा? ये नया महासागर खुला है। महासागर बोल दूं तो सागर बोल दूं, एक ही बात है। तो हालांकि ये छोटी जलराशि तो सागर ही कहलाएगी। तो जो महाद्वीप ये वाला आप देख रहे हैं नूबियन प्लेट, अब इसके यहां पर जो देश होंगे, अब देखो उनको एक नया सागर का तट मिल गया है। तो स्वाभाविक है जब यह प्लेट टूटेगी तो नए जलराशि का भी निर्माण होगा और नए महाद्वीप का भी निर्माण होगा। ये जो अफर, इसको कहेंगे अफर सागर, यह है अफर क्षेत्र में जाकर फंसने वाला है, भरने वाला है। इथोपिया की रेंज में पूरी बाढ़ आ जाएगी, वहां पे पानी पानी होगा, इथोपिया का अधिकांश हिस्सा डूब जाएगा इसमें। ये सब चीजें काल्पनिक हैं, कल्पना की जा रही कि इस प्रकार की चीजें होंगी। ये है अफ्रीका की भ्रंश घाटी जो हम समझ रहे हैं। अब ये कैसे, अगर इसको कच्चे मैप में समझाना चाहूं तो कैसे समझ में आएगी आपको, वो देखो। जैसे मान लो ये अफ्रीका का मैप है, मान के लो वो तो है ही। मान लो ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं समझना। ये अफ्रीका है। जो तुमको घाटी है वो कैसे दिखेगी वो समझना। यहां से शुरू होगी ये भ्रंश घाटी ऐसे, तो मैं ऐसे 2 लाइन खींच दे रहा हूं। ये भ्रंश घाटी ऐसे जा रही है, फिर यहां से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये इसका एक हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा फिर आगे जाके कई टुकड़ों में टूट जाएगा और ऐसे टूटते हुए यह एशिया तक जाएगा, इस प्रकार से। और ये बन कहाँ रहा है पूरा? ये पूरा का पूरा बन रहा है अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि में। यहां पर एक झील है, उस झील का नाम है मालावी झील, अफ्रीका में। इसे प्यार से न्यासा झील भी कहा जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि इस महान भ्रंश घाटी की शुरुआत अफ्रीका की मालावी झील से होती है। अब मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये 2 लाइन के बीच में जो एक गैप दिख रहा है ना, अगर यहां पर कोई पानी भर जाता है तो वो झील कहलाएगी। अब चूंकि गैप है, पानी तो भरेगा। दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबी मतलब आपने सुना होगा ना, बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जहां नाव चलाना पॉसिबल है। सर नाव चलाना पॉसिबल क्या मतलब, उबड़ खाबड़ है क्या? नहीं, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा ऊंचे चले जाओगे तो अधिक तापमान होने की वजह से पानी जम जाएगा, बर्फ हो जाएगी। तो नाव क्या फेफड़े पे चलाओगे? नाव चलाने के लिए पानी को पानी रहना जरूरी है ना। तो टीटीकाका ऐसी झील है जो सबसे ऊंची भी है और पानी ज्यादा बर्फ नहीं बन पाता है, नाव चलाना आसान है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कभी। फिर ऐसे ही जाते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे ही पानी के बड़े बड़े इसमें झीलों का निर्माण हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इसमें इस प्रकार के डिवीजन दिख रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एक शाखा है महान भ्रंश घाटी की, ये अलग शाखा है, और ये वाली शाखा है ये महान भ्रंश घाटी की अलग शाखा है। भविष्य में जाकर यह महान भ्रंश घाटी 2 भागों में टूट गई। पर इन दोनों शाखाओं के बीच में एक बड़ी सी झील का निर्माण यहां पर हुआ। यह जो बड़ी सी झील है यह किसी भी भ्रंश में स्थित नहीं है और इसका नाम है विक्टोरिया झील।
विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक वैसे ही जैसे लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 5 महान झीलों का हिस्सा है वो। इसी प्रकार से जैसे उनको महान झील कहा जाता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, वैसे इस विक्टोरिया को विश्वतरेखीय झील कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्वतरेखीय झील? क्योंकि विश्वत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको विश्वतरेखीय झील कहा जाता है। इस विक्टोरिया की झील से यहां से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो कुल मिलाकर विक्टोरिया झील का अपना एक महत्व है। यह भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, इससे नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी 2 नदियों का संगम है, एक ब्लू नील एक व्हाइट नील। तो उसमें से व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया से और ब्लू नील निकलती है इथियोपिया की ताना झील से, और दोनों जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं, संगम बनाती हैं, और फिर वो नील नदी के रूप में कहलाती हैं और भूमध्य सागर में जाकर डेल्टा बनाकर गिरती हैं। डेल्टा जो बनाया था पहली बार हेरोडोटस ने देखा था, इस प्रकार का त्रिभुज बनाया था और इसी को कहा गया डेल्टा, इसीलिए नदियों के मुहाने को डेल्टा कहना शुरू कर दिया गया। खैर, हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि ये जो दोनों ब्रांच है इनके कोई अलग अलग नाम है। हाँ, यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है। जो ये पश्चिमी शाखा आप देख रहे हो इसको कहते हैं अल्बर्टियन भ्रंश शाखा, और जो अल्बर्टियन भ्रंश शाखा है अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि इसका विस्तार केवल अफ्रीका तक ही हुआ है। पर जो दूसरी तरफ जाते हैं, ये वाली जो शाखा ऐसे गई है फिर टूटती हुई पहुंच गई है, कहां तक टूटती हुई पहुंचेगी? एशिया में। एशिया में एक झील है जिसका नाम है मृत सागर। तो मैं ये कह सकता हूं ये महान भ्रंश घाटी का विस्तार अफ्रीका की मालावी झील से लेकर एशिया के मृत सागर तक हुआ है। हालांकि बाद में यह कई टुकड़ों में टूटता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको कहते हैं, इस वाली शाखा को ग्रेगियन शाखा। क्या कहते हैं? ग्रेगियन शाखा। और जहां पर भ्रंशन केन्या के आसपास मिलता है उसे केनियन शाखा कहा जाता है। तो इस हिसाब से अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को 3 भागों में बांटा गया है, अल्बर्टियन शाखा, ग्रेगियन शाखा और केनियन शाखा। ये वाला हिस्सा तो आपको मालूम ही है, ये वाला, कि इसको हम क्या कह रहे हैं? अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि। तो ये उसी का पार्ट है जो अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल हो रहा है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब यूपीएससी प्री में क्या प्रश्न पूछेगा? यूपीएससी प्री में जो प्रश्न पूछेगा वो पहला पूछेगा झीलों से संबंधित। झीलों का उत्तर से दक्षिण हमसे सीक्वेंस पूछ सकता है। तो पहले आप ये देखिए कि जो हमने भ्रंश घाटी पढ़ी है वो यहाँ कहाँ समझ में आ रही है। भ्रंश घाटी ऐसी है, ये फिर यहाँ तक गई है ऐसे और यहाँ रुक गई है। दूसरा जो पार्ट है वो ऐसे टुकड़ों में गया है और कहाँ तक गया है? ये ऊपर निकल गया है, जिसे हम बोलते हैं मृत सागर तक। अब आपको तो जानकारी है ही कि ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है इसको हम कह रहे हैं ग्रेगियन। ये ग्रेगियन भ्रंश हो गया। केन्या के पास है वो केनियन भ्रंश कहलाया। और जो इधर वाला है यहां पर एक तुमको नाम दिख रहा होगा अल्बर्ट, इसी के नाम पर पड़ा है ये अल्बर्टियन भ्रंश, और यह एक झील भी है। तो उत्तर से दक्षिण अगर आपसे क्रम पूछेगा तो ये याद रखना कि सबसे उत्तर में अल्बर्ट झील, यह एक भ्रंश घाटी झील है। फिर उसके नीचे क्योगा झील, फिर कीबू झील। अल्बर्ट, क्योगा, क्यूबू, ये सब भ्रंश घाटी की झील है। फिर आते हैं तंगानिका झील, दुनिया की सबसे लंबी झील है। इसे कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई ताप्ती नदी के बराबर है। फिर आते हैं मावेरू झील, उसके नीचे आते हैं मंगोली झील, और लास्ट में आते हैं मालावी झील। मालावी झील ऐसे बोल सकता हूं कि सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो लास्ट में भ्रंश घाटी में स्थित है। उसके नीचे चिल्वा झील और उसके नीचे करीवा झील भी है। करीवा झील एक कृत्रिम झील मानी जाती है जो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है और मोजाम्बिक चैनल में जाके अपना मुहाना बना रही होती है ना। कोबरावासा जलाशय भी जाम्बेजी से संबंधित है, अफ्रीका में पढ़ाया है मैंने आपको। तो बस इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखना है। लेक तुर्काना, लेक ताना, नेट्रॉन, कैगा, ये सब जो झीलें हैं वो ग्रेगियन भ्रंश से संबंधित है। तो जो हम झील जल अभी विवादों में पढ़ रहे हैं, नेट्रॉन या मैं कहूँ नेट्रो, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, इसको हम एन साइलेंट कर सकते हैं, नेट्रो भी पढ़ सकते हैं। ये इसी भ्रंश से संबंधित है, ग्रेगियन भ्रंश से संबंधित है। ये इसका हो गया एक प्री पहलू। अब आते हैं मेंस पहलू तक। मेंस पहलू में ज्यादा चीजें नहीं जुड़ेंगी। उसमें पहला ये जुड़ेगा कि इसका निर्माण बताओ कैसे हुआ, यानी कि भ्रंश घाटी के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। एक तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है।
अब निर्माण की प्रक्रिया में प्लेट टेक्टोनिक जोड़ देना। अब प्लेट टेक्टोनिक निर्माण की प्रक्रिया में ऐसे जोड़ देना आसानी से। और जब आप इसमें प्लेट टेक्टोनिक जोड़ोगे तो कौन सा वाला, पहले तो याद रखना है कि पटल विरूपण करना है, पटल विरूपण करना है। और पटल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी, और पर्वत निर्माणकारी में बताना है अपसारी, डाइवर्जन। और वहां पे जाके इसको समझाना है, मेरे हिसाब से आप समझा दोगे। फिर दूसरा इसका बनेगा पॉइंट विस्तार, और विस्तार तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि कहां तक है। तो ये पूरी जो प्लेट आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी प्लेट इस प्रकार से बनेगी, यूं। ये है इसका विस्तार, जिसको हम कहते हैं सोमालियन प्लेट। इसमें सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, मेडागास्कर इत्यादि देश शामिल होंगे। अगर यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा तो यह महासागरीय प्लेट दिखेगी, और यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा तो यह महाद्वीपीय प्लेट दिखेगी। और इन्हीं के बीच में जो नया सागर बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो नया सागर बनेगा वो ये रहा, ये बनेगा नया सागर। समझ पा रहे हो? और जो प्लेट होगी वो ऐसी दिखेगी हमें। अब ये दिख रही है प्लेट, अब काले रंग में। ये है नया जो कॉन्टिनेंट बनेगा काले रंग में, और जो सागर है वो ये दिख रहा है हमको, ये पूरा ऐसा दिखेगा यूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? वो काले रंग से अगर पूरा कर दूं तो ये प्लेट यहां तक ऐसे दिखेगी। ये है इतनी बड़ी प्लेट, जिसमें मेडागास्कर भी शामिल है। आशा करता हूं मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। तो आप विस्तार बता देना, विस्तार कहां तक है। मेंस में एक पॉइंट और रहेगा, इसके लाभ बताओ क्या होंगे। लाभ मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जो कंट्री यहाँ पे लैंड लॉक थी, अब उनको जल राशि का तट मिल गया है। और जिस कंट्री के पास जल राशि का तट होता है वो दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकती हैं, ऐसे जल के माध्यम से दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं। अब उनको रास्ता मिल गया है बाहर निकलने के लिए, तो विकास ज़्यादा हो सकता है। जैसे भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना करो, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में पोटेंशियल नहीं था, लैंड लॉक है, उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना महाराष्ट्र हो सकता है। एक्सेस हो सकता है ना, क्योंकि महाराष्ट्र बंदरगाह बनाएगा, तो बंदरगाह पे अगर कोई जहाज खड़ा करेगा तो उसको रेवेन्यू मिलेगा, पर मध्य प्रदेश बंदरगाह नहीं बना सकता, अपॉर्चुनिटी कम हुई ना। हालांकि मध्य प्रदेश फिर दूसरे काम करके पैसा कमाएगा, पर उतना नहीं कमा सकता जितना तटीय राज्य कमाएंगे। तटीय राज्यों के लोगों में मानसिक विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तट पर रहते हैं, मछली खाते हैं, प्रोटीन और पोषण अच्छा मिलता है, और जहाँ प्रोटीन पोषण अच्छा होता है वहाँ पे विकास अच्छा होगा। इसलिए आप देखोगे ज़्यादा वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग भारत के 8 या 9 तटीय राज्यों से ही आपको दिखेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो लैंड लॉक राज्यों से बहुत ज़्यादा नाम कर रहे होंगे। इक्का दुक्का अपवाद सब जगह होता है, पर मैक्सिमम नंबर आपको तटीय राज्यों से ही दिखेंगे जो बड़ा बड़ा काम कर रहे होंगे। वो एक नेचुरल हो जाता है, ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इनको भी वो हिस्सा मिल जाएगा, तटीय क्षेत्र मिल गया तो लैंड लॉक नहीं रहेंगे, आज़ाद हो जाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि बुरुंडी है, युगांडा है, इनको अभी समस्या हो रही है। अच्छा, हानियाँ क्या होंगी? हानियाँ पर्यावरण से जोड़ देना। भाई स्वाभाविक है, पर्यावरण में डिस्टर्ब होगा। जिस प्रकार से महाद्वीप विस्थापन हुआ था, मेसोसोरस, ग्लोप्टिसेप्टेरस, ये सब वनस्पतियां विच्छेदित हो गई थी, ऐसे ही इनमें भी प्रॉब्लम होगी। बाढ़ आएगी, है ना। तो इस प्रकार के लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को जोड़ देना कि लाभ क्या क्या होगा। नया सागर तट मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, इकोसिस्टम बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लैंड लोगों को फायदा हो जाएगा। हानियाँ क्या होंगी? बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, क्योंकि जब प्लेट टूट रही होगी तो भूकंप आना स्वाभाविक है। और यहाँ पे चिन्हित भी किया गया, अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट बनाए गए हैं, सब भूकंप के लिए ही पॉइंट बनाए गए हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों? इस प्रकार से इसको ऐड किया जा सकता है। और कोई अगर शंका समाधान हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई करूंगा। हम इसी प्रकार से टॉपिक की बात करेंगे, है ना। बाकी सीक्वेंस में हम वीडियो बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर अभी फिलहाल यूट्यूब में कनेक्ट होने के लिए मैं आपको ये लिंक देता जा रहा हूँ और करंट से चीज़ों को जोड़ता जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।